बच्चों नमस्कार। आज आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। मैं आपके सामने व्यष्टि भावी विश्लेषण का व्यष्टि भावी आर्थिक विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, ह्रासमान प्रतिफल का नियम। उम्मीद करता हूँ आप ध्यान से समझेंगे इसे। बच्चों देखिए, यह टॉपिक जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए है, जो उनके प्रथम प्रश्न पत्र में पूछा जाता, उनके सिलेबस में भी है और पीजी कक्षाओं में भी कहीं ना कहीं किसी रूप में दिया रहता है। तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह टॉपिक रहता है, तो निश्चित रूप से आप सबके लिए यह फायदे। बच्चों, मैं आपके सामने सबसे पहले ये प्रस्तुत करने चल रहा हूँ कि ह्रासमान प्रतिफल का नियम किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, ह्रासमान प्रतिफल का नियम, जिसे हम परिवर्तनीय अनुपात का नियम भी कहते हैं, आपको ये देखना है। यह नियम सबसे पहले 1815 में एडवर्ड वेस्ट ने तैयार किया। सबसे पहले उन्होंने इस नियम पर चर्चा की। पर ऐसा माना जाता है कि प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों, जिसमें टर्गाट ने सबसे पहले सर्वप्रथम, जैसे प्रश्नों में आता है, इसकी व्याख्या की। और ये सभी कृषि क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि नियम की बात करते थे। देखिए बच्चों, जो प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री थे, जिसमें टर्गाट बड़े प्रमुख अर्थशास्त्री थे, थॉमस पेने एक बहुत बड़े प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, विचारक थे, आर्थिक विचारक। ये लोग ये मानते थे कि कृषि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रोडक्शन का सबसे मेजर इम्पोर्टेंट रोल कृषि निभाता है, तो इसलिए वो कृषि को एक महत्वपूर्ण भूमिका देते थे। मार्शल ने जनसंख्या वृद्धि को आधार मानते हुए कृषि क्षेत्र में ह्रास नियम को लागू किया। तो देखिए, इस नियम का प्रतिपादक बेसिकली मार्शल को कहा गया, जिन्होंने ये सामान्य सी परिभाषा दी कि यदि कृषि करने की तकनीक में कोई सुधार ना हो और श्रम की मात्रा में क्रमशः वृद्धि की जाए, तो कुल उत्पादन में बच्चों सामान्यता अनुपात से कम वृद्धि होगी। तो उन्होंने कहा कि यदि कृषि करने की कला में कोई सुधार ना हो, कृषि करने की तकनीक में कोई सुधार ना हो और श्रम की मात्रा में वृद्धि की जाए, तो निश्चित रूप से उत्पादन सामान्य अनुपात में कम बढ़ेगा। और एक समय ऐसा भी आएगा कि अगर हम श्रम में निरंतर वृद्धि करते जाएं, तो एक श्रम का जब पूर्ण यूटिलाइजेशन होगा, उनको दिए जाने वाले मजदूरी, उनको दिए जाने वाले प्रतिफल के सापेक्ष, अर्थात जो उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है श्रमिकों की, और जो उनको हम पेमेंट देते हैं, सीमांत मूल्य जो हम संसाधनों को दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो उसके सापेक्ष उत्पादन घटेगा। बच्चों, ये आपको क्लियर हो जाना है। ये देखिए, यहाँ पे श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, जो आधुनिक अर्थशास्त्री के रूप में जानी जाती हैं, रॉबिन्सन और बेनहम, ये दोनों अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि जिस तरह से मार्शल ये मानते हैं कि यह नियम कृषि में लागू होगा, क्योंकि मार्शल ने ही ये बताया प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों के बाद कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन घटते क्रम में प्राप्त होगा, जिसे उन्होंने ह्रासमान प्रतिफल का नियम कहा। रॉबिन्सन और बेनहम जैसे अर्थशास्त्रियों ने यह कहा कि यह नियम, अगर जो मान्यता मार्शल ने माना है कृषि में, अगर वो मान्यता हम अन्य क्षेत्रों में भी लागू करें, अन्य क्षेत्रों में, अन्य उत्पादन के क्षेत्रों में भी हम अगर मान लें, तो निश्चित रूप से यह नियम अन्य क्षेत्रों में भी लागू होगा। लेकिन उसका नाम उन्होंने परिवर्तनीय अनुपात का नियम दिया। देखिए, बेनहम, जिन्होंने एक लाइन की बात अगर की जाए, तो बेनहम ने कहा कि एक साधन में परिवर्तन हो पर अन्य साधन पूर्ववत हो, तब भी यह नियम लागू होगा। और रॉबिन्सन कहती है एक साधन पूर्ववत हो तथा अन्य साधनों में परिवर्तन हो, तो भी यह नियम लागू होगा, जिसे उन्होंने परिवर्तनीय अनुपात का नियम कहा। बच्चों, इसकी कुछ मान्यताएं हैं। नंबर 1, प्रौद्योगिकी, संगठन, उत्पादन विधि, प्राविधिक ज्ञान, ये सब स्थिर होंगे। नंबर 2, साधनों के प्रयोग में एक निश्चित अनुपात में परिवर्तन होगा। नंबर 3, कुछ साधन स्थिर और कुछ परिवर्तनीय होंगे। नंबर 4, परिवर्तनीय साधन की समस्त इकाइयाँ समरूप हैं। बच्चों, नंबर 5, श्रम एक परिवर्तनीय साधन है। नंबर 6, मार्शल ने इसे कृषि और आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अन्य क्षेत्रों में लागू होना माना।
तो देखिए ये जो मान्यताएं हैं ह्रासमान प्रतिफल के नियम की, कि एक निश्चित अनुपात के बाद यदि संसाधनों में वृद्धि की जाती है तो निश्चित रूप से उत्पादन घटते क्रम में प्राप्त होगा, अर्थात उत्पादन में कमी आएगी, जिसे हमने ह्रासमान प्रतिफल का नियम कहते हैं। और ये मान्यताएं जो हैं, इन मान्यताओं के आधार पर कि कम से कम एक साधन या अन्य साधन स्थिर जरूर हों, कुछ साधन परिवर्तनीय हो या एक साधन परिवर्तनीय हो। जैसा मार्शल ने कहा कि श्रम एक परिवर्तनीय साधन है, और अगर इस परिवर्तनीय साधन में हम क्रमशः वृद्धि करते हैं तो उत्पादन इसके अनुपात में, साधनों में होने वाली वृद्धि के अनुपात में घटते क्रम में प्राप्त होगा, जिसे ह्रासमान प्रतिफल का नियम कहा गया। और आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने बच्चों इसको जो है परिवर्तनीय अनुपात का नियम नाम दिया। तो इसके आधार पे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक टेबल के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया गया है। टेबल में देखिए परिवर्तनशील साधनों की मात्रा 1, 2, 3, 4 इस तरह से बढ़ रही है बच्चों। कुल उत्पादन 6, 16, 30, 40 इस तरह से बढ़ रही है। औसत उत्पादन देखिए 6, 8, 10 ये भी बढ़ रही है। सीमांत उत्पादन प्रारंभ में बढ़ती है, अधिकतम उसके बाद घटती है। आपको इस टेबल में जो ज़्यादा ध्यान रखना है, ज़्यादा ध्यान देना है, वो ये देना है बच्चों, यहाँ पे आप देखिए सीमांत उत्पादन अगर आप समझें, जिसे आप समझना भी है महत्वपूर्ण। देखिए 6, 10, 14 अर्थात सीमांत उत्पादन प्रारंभ में तो बढ़ती है, अधिकतम तीसरी इकाई पर और उसके बाद घटती है। तो कुल मिला के जहाँ तक सीमांत उत्पादन बच्चों बढ़ती है, इसी को मोड़ बिंदु या कर्वेचर पॉइंट कहा गया उत्पादन का फर्स्ट स्टेज में। देखिए औसत उत्पादन यहाँ पे 10 है, कुल उत्पादन 30 है। इसका मतलब टोटल प्रोडक्शन पॉजिटिव रेट से बढ़ती है, औसत उत्पादन भी बढ़ती है, सीमांत उत्पादन भी बढ़ती है, और सीमांत उत्पादन बढ़कर अधिकतम हो जाती है। इसके बाद बच्चों अगर हम देखें तो कुल उत्पादन तो बढ़ता ही है, औसत उत्पादन देखिए घटने लगता है। यहाँ पे ये आ गया मैक्सिमम, और जहाँ पे औसत उत्पादन होता है मैक्सिमम बच्चों, वहीं पे सीमांत उत्पादन भी उसके बराबर होता है। ये आपको बड़ा इम्पोर्टेंट ये याद करना है कि औसत उत्पादन तो बढ़ रहा है, सीमांत उत्पादन 14 के बाद घटना शुरू हुआ, लेकिन जिस प्रोडक्शन की चौथी इकाई पर बच्चों जाके औसत उत्पादन मैक्सिमम होता है, सीमांत उत्पादन उसके बराबर होता है, और इसके बाद औसत उत्पादन क्रमशः घटना शुरू हो जाएगा, सीमांत उत्पादन भी घटना शुरू हो जाएगा। देखिए इस टेबल में देखिए टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, यहाँ पे जाके मैक्सिमम होता है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 48 पे जाके मैक्सिमम होता है, 7वीं इकाई बच्चों, और सीमांत उत्पादन जाके 0 होता है। तो बच्चों जहाँ पे टोटल प्रोडक्शन जाके मैक्सिमम होता है, जिसे हम उत्पादन की दूसरी अवस्था के रूप में जानते हैं बच्चों, अर्थात यहाँ पे कुल उत्पादन अधिकतम, सीमांत उत्पादन 0 और औसत उत्पादन तो घट रहा है। और इसके बाद तीसरी इकाई में बच्चों देखिए टोटल प्रोडक्शन भी 48 से घट के 38 हो गया, और सीमांत औसत उत्पादन हमारा भी घट रहा है 5.5, 4.2, और सीमांत उत्पादन भी घट रहा है, निगेटिव है। तो ये इस टेबल के माध्यम से बच्चों हमें 3 अवस्थाएं मिलती हैं। जैसे आप समझिए 3 अवस्थाएं हमारे सामने दिखाई गई हैं, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था, और इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से भी हमने समझाने की कोशिश किया है, जिसे आपको समझना है। देखिए इस डायग्राम में बच्चों कुल उत्पादन देखिए प्रारंभ में बढ़ रहा है, यम बिंदु पर ये पहली अवस्था, यहाँ तक यम तक, इसको हम फर्स्ट स्टेज कहेंगे। देखिए सीमांत उत्पादन बढ़ता है, औसत उत्पादन बढ़ रहा है, और सीमांत उत्पादन बच्चों घटना शुरू हो गया। देखिए जैसा पहले कहा था कर्वेचर पॉइंट ये, और इसके बाद देखिए
औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन जहाँ टेबल में आप देखिएंगे सारणी में, अगर सारणी में आपसे बात की जाए तो सारणी में देखिए ये यहाँ पे देखिए बराबर है, जिसे आप रेखा चित्र में भी पाएंगे। देखिए बराबर है L4 पर। ये आपको समझना है कि जब औसत उत्पादन अधिकतम होती है तो सीमांत उत्पादन उसके बराबर होती है। अर्थात यहाँ पे AP मैक्सिमम तो है बट MP उसके बराबर है। ये आपको समझना है, ये आपको ध्यान देना है, जो आपसे आने वाले टाइम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद बच्चों देखिए यल की मात्रा अगर बढ़ाई जा रही है L4 के बाद भी, तो कुल उत्पादन बच्चों बढ़ने की जो दर है वो पॉजिटिव तो है बट स्लो है काफ़ी। पॉजिटिवनेस है, टोटल प्रोडक्शन बढ़ रही है, पॉजिटिव है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में टोटल प्रोडक्शन बहुत तेज़ बढ़ रही थी बच्चों, पॉजिटिव ही थी। सेकेंड स्टेज में बढ़ रही है, पॉजिटिव ही है, लेकिन पॉजिटिवनेस की दर कम हो गई। और यहाँ पे देखिए थर्ड स्टेज में बच्चों टोटल प्रोडक्शन देखिए जेड बिंदु पर जाके मैक्सिमम हो गई और इसके बाद कुल उत्पादन घट रही है जेड बिंदु पर, जिसे हम कह सकते हैं TP मैक्स। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है बच्चों सीमांत उत्पादन शून्य हो जाती है। देखिए यह L6 पर या L7 जो भी आप देख सकते हैं कि हमने एक नाम दिया है कि यल की मात्रा एक निश्चित मात्रा पर जा कर के यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाता है और सीमांत उत्पादन बच्चों घट के क्या हो जाती है, शून्य। बच्चों इसको आप L6 ना कह के L7 भी कह सकते हैं, जो कि सारणी में भी L7 है तो यहाँ पे भी L7 ही रखें, ज़्यादा ठीक होगा आपके समझने के लिए। यल की 7वीं इकाई पर देखिए सीमांत उत्पादन शून्य, MP बराबर 0 और टोटल प्रोडक्शन बच्चों हो गया जेड बिंदु पर मैक्सिमम। तो ये हमारी सेकेंड। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो बच्चों संसाधनों का प्रयोग, जो हमारे पास फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर्स प्रोडक्शन में लगाए गए हैं, उनका यूज मैक्सिमम होगा, उनका यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होगा। उनको जो हम प्रतिफल दे रहे हैं, अर्थात आप कह सकते हैं मजदूरी बराबर MPL, आप कह सकते हैं वेज बराबर MPL, अर्थात साधनों को जो आप प्रतिफल दे रहे हैं वो साधनों से मिलने वाली सीमांत उत्पादकता के बराबर है। किस बिंदु पर बच्चों, जेड बिंदु पर। इसीलिए जो टोटल प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम है। और इसके बाद तीसरी इकाई में बच्चों टोटल प्रोडक्शन भी घट रहा है, सीमांत औसत उत्पादन भी घट रहा है और सीमांत उत्पादन निगेटिव हो गया है। ये आपको समझ। और तीसरी देखिए पहली इकाई में ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड है बच्चों। पहली इकाई में तीनों बढ़ते हैं, सीमांत उत्पादन अधिकतम हो जाता है और घटना शुरू कर देता है। दूसरी इकाई में देखिए टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है, सीमांत भी घटता है, औसत भी घटता है। और तीसरी इकाई में बच्चों देखिए दूसरी में टोटल प्रोडक्शन बढ़ के मैक्सिमम, सीमांत उत्पादन घट के 0। और तीसरी इकाई में बच्चों टोटल प्रोडक्शन घट रहा है, पॉजिटिव ही है, औसत उत्पादन घट रहा है, पॉजिटिव ही है, पर सीमांत उत्पादन निगेटिव हो जाती है तीसरी अवस्था में। तो ये आपको डायग्राम से पूरा क्लियर कट समझना है। अब आप देखिए बच्चों, जो डायग्राम ने आपने समझा उसमें 3 अवस्थाएं थीं। पहली अवस्था को देखिए बढ़ते औसत उत्पादन की बढ़ती अवस्था कहा जाता है। ये आपको समझना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण लाइन है कि पहली अवस्था को बढ़ते औसत उत्पादन की बढ़ती अवस्था अथवा उत्पत्ति के बढ़ते प्रतिफल का नियम कहा गया है। दूसरी अवस्था में देखिए औसत उत्पादन घटता है, जैसा सारणी में हमने देखा था। इस अवस्था को घटते औसत उत्पादन की अवस्था भी कह सकते हैं, क्योंकि औसत उत्पादन जो घटने लगता है पर कुल तो बढ़ता ही है। तीसरी में देखिए, तीसरी अवस्था में घटती कुल उत्पादकता अर्थात टोटल प्रोडक्टिविटी नीचे, ऋणात्मक सीमांत उत्पादकता हो जाती है। और इस अवस्था को बच्चों ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था भी कहा जाता है।
तो आपसे अगर कोई पूछा जाए कि एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था में रहना पसंद करेगा, तो देखिए पहली अवस्था में कोई भी विवेकशील उत्पादक बच्चों नहीं रहेगा, क्योंकि पहली अवस्था में कुल उत्पादन बढ़ रहा है और संसाधनों का पूर्णतया प्रयोग भी नहीं हुआ है और संसाधनों को की उत्पादकता बढ़ने की संभावना है, इसलिए पहले में कोई भी प्रोड्यूसर नहीं रहेगा। दूसरी अवस्था में और देखिए तीसरी अवस्था में भी नहीं रहेगा, क्योंकि थर्ड में तीनों घट रहे हैं, टोटल प्रोडक्शन भी घट रहा है, सीमांत निगेटिव है, औसत उत्पादन घट रहा है। तो एक विवेकशील उत्पादक पहली अवस्था में रहेगा नहीं, तीसरी में भी नहीं रहेगा, क्योंकि तीसरी में तो नेगेटिव ही कंडीशन है, पहली में बढ़ने की संभावना, इसलिए रुकेगा नहीं कि उसको ये उम्मीद होगी कि अभी हमने जो संसाधनों को जो हम प्रतिफल दे रहे हैं उसके सापेक्ष उत्पादन आगे और बढ़ने की संभावना है, इसलिए वो पहले में नहीं रुकेगा। तो इसलिए एक विवेकशील उत्पादक बच्चों कहाँ जाएगा, वो जाएगा सेकेंड स्टेज में। देखिए इस डायग्राम को फिर मैं आपके सामने लाया हूँ कि सेकेंड स्टेज में ही वो उत्पादन करना चाहेगा, क्योंकि सेकेंड स्टेज में उसके द्वारा जो संसाधन लगाए गए हैं उनकी उत्पादकता मैक्सिमम है और उन संसाधनों को वो अपने दिए गए प्रतिफल जो वो पेमेंट कर रहा है, जो वो भुगतान कर रहा है, जो मजदूरी दे रहा है, उसके सापेक्ष मिलने वाले सीमांत उत्पादक भी बराबर है और संसाधनों का पूर्णतया विदोहन वो कर ले रहा है। इसलिए एक विवेकशील उत्पादक बच्चों किस में रहेगा, सेकेंड स्टेज में रहेगा। तो देखिए ये आपने समझा कि एक प्रथम में नहीं रहेगा, तृतीय में नहीं रहेगा, द्वितीय में रहना चाहेगा। तो देखिए यह नियम की कुछ चीज़ें और आप, यह नियम देखिए, ये तो हमने आपको पूरा नियम समझा दिया कि आखिर नियम है क्या। अब इस नियम में कुछ चीज़ें हैं कि यह अर्थशास्त्र का एक बेसिक सिद्धांत है, आधारभूत नियम है। माल्थस के जनसंख्या नियम, रिकार्डो के लगान सिद्धांत, सीमांत उत्पादकता नियम का यह बेस है, यह आधार है, यह नियम ह्रासमान प्रतिफल, इसको आपको याद कर लेना है। इसके साथ ही यह आविष्कार व खोजों के लिए प्रेरणा का भी काम करती है। तो ये देखिए इस नियम के कुछ विशेषताएं हैं, इस नियम के कुछ बेस हैं और इस नियम का कंट्रीब्यूशन है। तो निश्चित रूप से यह सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है बच्चों, जैसा आपने ह्रासमान प्रतिफल का नियम समझा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे बार बार देखेंगे और ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो इसी के साथ आपको थैंक यू। बस इतना ज़रूर है कि आप जो इस सेशन का जो चैनल है इसको आप भी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा जो भी रोज़ रोज़ का लेक्चर दिया जा रहा है, डेली आए दिन लेक्चर इकनॉमिक्स पे दिया जा रहा है, वो आपको तुरंत मिलता रहे और आप पढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।